रात बीत गई, लेकिन महल में बेचैनी बनी रही। सूरज उगते ही विक्रांत ने अपने सबसे वफादार सेनापति रुद्र को बुलाया। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई जानता था कि रात में जो हुआ वह केवल एक शुरुआत थी। महल के हर प्रहरी से पूछताछ करो, विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा। कोई ना कोई जरूर जानता होगा कि वह हमलावर कौन था। रुद्र ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और तेजी से बाहर निकल गया। उसी समय अवनी अपने कक्ष में अकेली थी। उसने तकिए के नीचे रखे खंजर को निकाला और उसकी धार को उंगलियों से परखा। वह जानती थी कि शत्रु केवल विक्रांत का नहीं था, वह उसका भी था। अचानक दरवाजे के बाहर धीमी पदचाप सुनाई दी। अवनी चौकन्नी हो गई। उसने झटके से खंजर अपनी ओढ़नी में छुपाया और दरवाजा खोला। सामने राजमहल की सबसे पुरानी दासी मंगला खड़ी थी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा चिंता में डूबा था। रानी साहिबा, मुझे आपसे कुछ कहना है, मंगला ने फुसफुसाकर कहा। अवनी ने उसे अंदर बुलाया। क्या बात है मंगला? मंगला ने इधर उधर देखा, मानो कोई छिपकर उनकी बात सुन रहा हो। फिर वह धीमे स्वर में बोली, मैंने रात को किसी को महल के गुप्त मार्ग से निकलते देखा था। अवनी के मन में हलचल मच गई। कौन था वह? मंगला की आंखों में डर तैर गया। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वह शाही वेशभूषा में था। शाही वेशभूषा? इसका मतलब महल का कोई व्यक्ति ही गद्दार था। अवनी ने तुरंत विक्रांत को यह खबर दी। राजा की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठीं। हमारे ही दरबार में कोई हमें मारना चाहता है, विक्रांत ने गरजते हुए कहा। अब समय आ गया है कि हम परछाइयों को उजाले में लाएं। रानी अवनी ने विक्रांत की ओर देखा। अगर यह गद्दारी हमारे अपने लोगों में से किसी ने की है, तो इसे खत्म करने के लिए हमें खुद महल के हर कोने में निगरानी रखनी होगी। राजा और रानी दोनों अब एक नई साजिश के चक्रव्यूह में फंस चुके थे, पर वे लड़ेंगे एक साथ। महल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा विक्रांत और रानी अवनी अब यह भली भांति समझ चुके थे कि शत्रु कोई बाहरी नहीं, बल्कि महल के भीतर ही छिपा था। पर वह कौन था? रात का गुप्त अभियान। उस रात विक्रांत और अवनी ने एक योजना बनाई। वे अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ महल के गुप्त मार्गों की निगरानी करने लगे। आधी रात के समय एक काली छाया दीवार के सहारे आगे बढ़ रही थी। विक्रांत ने इशारे से अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया और खुद चुपचाप उस छाया का पीछा करने लगे। वह व्यक्ति महल के पुराने गुप्त द्वार तक पहुंचा, जो केवल कुछ खास लोगों को ही पता था। जैसे ही वह अंदर घुसा, विक्रांत ने तेजी से आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। गद्दार का खुलासा मशाल की रोशनी में चेहरा साफ हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि सेनापति रुद्र था। अवनी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। रुद्र, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया? रुद्र की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, राजा विक्रांत, तुमने मेरे पिता को युद्ध में हराकर मार दिया था। मैं तभी से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें मरवाने का आदेश मैंने ही दिया था। विक्रांत की आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक उठी। मैंने तुम्हारे पिता को युद्ध में हराया था, क्योंकि वह अन्याय और क्रूरता का प्रतीक था। लेकिन तुमने मुझे पीठ पीछे वार करके मारने की कोशिश की। यह कायरता है। रुद्र ने अचानक अपनी कटार निकालनी चाही, पर उससे पहले ही अवनी ने बिजली की तेजी से अपना खंजर उसकी छाती में घोंप दिया। रुद्र लड़खड़ाया। उसकी आंखों में हैरानी थी। रानी, तुम? अवनी की आवाज सख्त थी। जिस हाथ ने मेरे राजा के प्राण लेने चाहे, वह हाथ कभी दोबारा नहीं उठेगा। रुद्र जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गईं। सिंहासन सुरक्षित, प्रेम अमर महल में गद्दार को पकड़ लिया गया था। अगली सुबह विक्रांत और अवनी ने पूरे दरबार में इस विश्वासघात का खुलासा किया और शेष षड्यंत्रकारियों को दंडित किया। जब रात आई, विक्रांत ने अवनी का हाथ थामा। तुम मेरी ताकत हो, अवनी। अगर तुम न होती तो शायद मैं इस षड्यंत्र को समझ ही नहीं पाता। अवनी मुस्कुराई। हम साथ हैं, और जब तक हमारा प्रेम जीवित है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। चांदनी महल की ऊंचाई से टकराकर झिलमिला रही थी। सिंहासन सुरक्षित था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रांत और अवनी का प्रेम अब पहले से भी अधिक गहरा और अटूट हो गया था।